हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा क्लास 8th चैप्टर नंबर 11 आपका चल रहा है क्षेत्रमिति वर्कबुक सॉल्यूशन में, और इसके पहले 13 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आज मैं 14वें क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। कुछ स्टूडेंट्स ने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपना लेक्चर बनते ही उसमें डाल देती हूँ, तो आपको मेरा लेक्चर वहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, ये है प्रश्न संख्या 14। अब नीचे दी गई आकृतियों के क्षेत्रफल अनुमान से बताओ। अनुमान से दिए गए ग्रिड पेपर में प्रत्येक वर्ग 1/1 का है। इस तरह के सवाल मैं आपको उड़ान में भी करवा चुकी हूँ। ये देखो भाई, ये हमारी पहली आकृति है। एक मिनट पेन ले लेती हूँ। ये हमारी पहली आकृति है। इसमें आपने जो पूरे पूरे वर्ग हैं वो गिनने हैं, जो आधे से ज़्यादा है उनको भी एक गिनना है, आधे हैं उनको एक गिनना है, और आधे से कम वालों को छोड़ देना है। तो भाई ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला आधे से ज़्यादा है तो इसको गिन लिया तो क्षेत्रफल आ गया 8 वर्ग इकाई। ठीक है, अगली फिगर पर चलते हैं। फिगर नंबर 2 पर आ जाओ। पूरे पूरे गिन लो, 1 2, और ये जो कोने वाले हैं ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये आधे से ज़्यादा है, ये भी आधे से ज़्यादा है, ये भी आधे से ज़्यादा है, और ये भी आधे से ज़्यादा है। तो इन सबको हम पूरा पूरा गिनेंगे तो 6 ग्रिड हमारे हो गए हैं, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। अब तीसरी आकृति पर आ जाओ भाई। थोड़ा सा इसको हम आकृति को ऊपर कर लेते हैं। अब देखो, ये है बेटा आपकी तीसरी आकृति। इस तरह का एक जिगजैग बना हुआ है। क्लियर है? तो इसमें अब गिन लो पूरे कितने हैं। 1 2 3 तो बिल्कुल पूरे हैं। ये आधे से ज़्यादा है 4, और ये आधे से ज़्यादा है 5, और ये दोनों आधे आधे हैं, इनको मिलाकर एक और हो जाएगा 6। और अब आ जाओ लास्ट फिगर पर, फिगर नंबर 4 पर, त्रिभुज पर। तो इसमें भी गिन लो भाई, 1 2 3 4 तो पूरे हैं, ये आधे से ज़्यादा है 5, ये भी आधे से ज़्यादा है 6, ये भी आधे से ज़्यादा है 7, और ये भी। तो क्षेत्रफल हो गया 8 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 15। नीचे शेर सिंह का खेत दिया गया है। ये जो पूरी फिगर आपको दिख रही है, ये शेर सिंह का खेत है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, और यह भी बताओ कि यदि 1 वर्ग मीटर में जुताई का खर्चा 10 रुपये है तो शेर सिंह को खेत की जुताई के कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल को समझो भाई। जुताई का तो बिल्कुल आसान है, जितना क्षेत्रफल आएगा उसको 10 से गुणा कर देंगे तो खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़रा, अब आप इस त्रिभुज को, इसको देखो, खेत को, बड़ा अजीब सा खेत है। एक तो ये त्रिभुज है, इसमें एक ये आयत है 2, एक ये आकृति है जो समलंब है 3, और एक ये नीचे है बड़ा त्रिभुज। हम इन चारों आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और इन चारों को जोड़ेंगे तो खेत का क्षेत्रफल आएगा। तो बड़े ध्यान से आपने इस सवाल को समझना है। मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ त्रिभुज EKN। ये है EKN, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका लंब है। तो ये देखो, आधार 200 है, लंब भी 200 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 गुणा 200 गुणा 200। काटोगे और हल करोगे तो ये 20,000 वर्ग मीटर आ गया। अब हम दूसरी आकृति पर चलते हैं। ये है भाई दूसरी आकृति, आयत। नाम पढ़ लो भाई आयत का। ये पॉइंट है MRFC। हमें चाहिए आयत की लंबाई चौड़ाई जो बुक वाले ने दे रखी है। आयत की ये तो लंबाई है 440 मीटर, और ये चौड़ाई है 170 मीटर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को गुणा कर दो, 74,800 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब आ जाओ भाई त्रिभुज BMP का क्षेत्रफल। BMP कौन सा है भाई BMP? हम इस अपने पेन को थोड़ा सा लेफ्ट में कर लेते हैं, या डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए भाई, ये है त्रिभुज हमारा BMP। अब सिर्फ एक चीज़ की दिक्कत है, ये तो इस त्रिभुज का लंब है जो कि 300 मीटर है। ठीक है, लेकिन बच गया इसका आधार MP। ये लंबाई हमें बुक वाले ने नहीं दे रखी। अभी मैं इस पेन को थोड़ा लेफ्ट में कर लेती हूँ, इस पेन स्टैंड को
ये देखिए पेन को मैंने थोड़ा लेफ़्ट में कर लिया। अब ज़रा समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि हमें एमपी नहीं दे रखा। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ से ये निशान और यहाँ से ये निशान, बुक वाले ने ये लंबाई कह रखी है 560 मीटर है, तो एमपी भी कितना है 560 मीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार एमपी है, ऊंचाई ए बी है। एमपी 560 है, ये 300 है। 560 को 2 से काटेंगे 280 और 300 से गुणा करेंगे तो 84,000 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसी खेत की लास्ट आकृति है जो कि एक समलंब है। ज़रा ध्यानपूर्वक देखो भाई, ये समलंब है, 300 है, ये 245 है और ये हमारा आधार है इसका। ठीक है, ये ऊंचाई कहेंगे हम इसको। ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं। भाई ये मेरा द्वारा पेन से खींचने पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। 1 मिनट देखो ज़रा ध्यान से, ये वाली आकृति और ये वाली समानांतर हैं और ये इनके बीच की ऊंचाई है। तो समानांतर भुजाएं तो हो गई 300 और 245, बच गया आरपी निकालना। अब मैं एक अलग कलर का अगर यूज़ करूं, ब्लू कलर का, तो ये पूरी दूरी, ये एमपी 560 था, ठीक है, और ये 170 है। तो 560 में से जब 170 घटाओगे तो ये दूरी आपकी कितनी बच जाएगी 390। तो आरपी 390 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर आरपी का मान ज्ञात भी कर रखा है। तो अब हम इस आरपी की सहायता से इस समलंब का क्षेत्रफल देखते हैं। समलंब का क्षेत्रफल मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो ये है 1/2 ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं का जोड़, जो कि ये वाली 300 है, इसके सामने वाली 245 है और गुणा में ये बीच वाली ऊंचाई आरपी 390। 300 और 245 का जोड़ आ गया 545 गुणा 390/2, काट देंगे और हल करेंगे तो 1,06,275 आएगा। अब हम इन चारों क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो ये पूरे खेत का क्षेत्रफल आ गया। 1 + 2 + 3 + 4, ये नंबरिंग दे रखी मैंने। तो इन चारों का जोड़ आएगा 2,85,075। और पूरे खेत का जुताई का खर्चा हम क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल को 10 से गुणा कर देंगे। तो 2,85,075 को 10 से गुणा करोगे तो 28,50,750 रुपये हमारा जुताई का खर्चा आ जाएगा। ये सवाल आप तभी कर सकते हो जब आपको आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र याद है, जो कि मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ। चलिए 16वें प्रश्न पर आ जाओ। चित्र में एक सभागार दर्शाया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस सभागार को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, हल्का सा इस पर फ्लूइड चल रहा है। ये सभागार है जिसको मैं ब्लैक पेन से एक बार अच्छे से फिर रंग रही हूँ। यहाँ ये मैंने लिया ब्लैक पेन और ये मैंने बना दिया बेटा आपका सभागार ABC, सी से आओ DE, F और A। इसके बीच में ये लाइन है, ये है 70 मीटर की, देख रहे हो आप। अब इस ये ना 2 समलंब हैं, एक समलंब ऊपर है, एक समलंब नीचे है। दोनों का ये वाली भुजा तो 70 है, लेकिन जब मैं ऊपर वाले समलंब की बात करती हूँ तो ये भुजा 40 है, ये 70 है और इनके जो बीच की ऊंचाई है वो 31 है। तो भाग 1, इसको मैंने ऊपर वाले को 1 भाग नाम दे दिया। इसका क्षेत्रफल होगा ABCD का, ABCD, ठीक है। ये है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाएं हैं 40 और 70, तो 40 + 70 गुणा में ऊंचाई कितनी हो गई 31। ये हो गया 1/2, 40 और 70 का जोड़ 110 गुणा 31। इसको हल कर लो, 2 से 110 को काट दो, 55, 55 और 31 की गुणा 1705 वर्ग मीटर। अब आ जाओ भाई दूसरे समलंब पे। दूसरे समलंब का भी एक भुजा 70 है, सामने वाली 30 है और बीच की दूरी कितनी है 39 है। तो ये हो जाएगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। हल करोगे तो 1950। पूरे फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा इन दोनों क्षेत्रफलों का जोड़ 1705 + 1950 यानी 3655 वर्ग मीटर। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लेक्चर पसंद आ रहा है, समझ आ रहे हैं सवाल, तो ज़रा सब्सक्राइब करके लाइक का बटन प्रेस कर देना।
चलिए भाई आगे चलते हैं। देखो चित्र में एक घनाभ दिखाया गया है, संबंधित सूचना भरो। घनाभ में साफ दिख रहा है कि ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 3 है और ये 2 है। पूछता घनाभ की लंबाई, मैंने लिख दिया 6, चौड़ाई 3, ऊंचाई 2। सिंपल सी बात है। अब ये कहता है फलकों की संख्या, फलक कितने हैं? 6। भाई फलक हम पढ़ चुके हैं, ठोस आकारों के चित्रण में भी फलक पढ़ चुके हैं। 6 फलक हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक एक इनके पीछे है, तो 6 फलक हो गए। अब इस फलक का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बिल्कुल आसान है। इसमें 1 बाय 1 के कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 2 बार हैं, तो 6 दूनी 12। इसका ले लो 3 दूनी 6। भाई 3 लंबाई है 2 चौड़ाई है, वैसे कर लो 3 लंबाई है 2 चौड़ाई है तो भी, और 6 खाने हैं तो भी 6 क्षेत्रफल है। और इस फलक का गिनो तो 1 2 3 4 5 6 और 6 दिए 18। घनाभ के सभी फलकों का क्षेत्रफल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, अभी इसने तो एक ही फलक लिखा है 12, लेकिन ऐसे 2 फलक हैं। ये देखो ये फलक है 12 क्षेत्रफल का, एक बिल्कुल इसके बैक में है तो उसका भी 12 आएगा। इसका क्षेत्रफल है 9, एक इसके बैक में आएगा और एक इस ऊपर वाले के बैक में आएगा, तो हर फलक 2 बार आ रहा है। तो मैंने 12 को 2 बार जोड़ा है, ठीक है, और भाई मैंने 6 को भी 2 बार जोड़ा है और 18 को भी 2 बार जोड़ा है, तो सभी फलकों का क्षेत्रफल आ गया 72 हमारा, ठीक है। अब ये कहता है कि घनाभ में 1 सेंटीमीटर के कितने छोटे घन होंगे बताओ। तो इनको गिनने का तरीका क्या है? आप क्या करो, एक एक कॉलम गिन लो। कॉलम कितने हैं? ये जो खड़ा रहता है ये कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। और एक कॉलम में घन कितने हैं? 1 और 1 2। सुनो बात ध्यान से, समझ आ रही है बात? भाई ये सामने वाला जो पूरा का पूरा कॉलम है, इसमें ये पूरा का पूरा जो ब्रिक है, ईंट सी है, इसमें 6 कॉलम है और हर कॉलम में 2 घन हैं, तो 12 हो गए। उससे अगले वाले में भी 12 हो गए और उससे अगले वाले में भी, तो टोटल कितने घन हमारे बन गए? 36 घन। तो ये मैंने यहाँ पर पहले ही भर रखा है 36 घन। आगे बढ़ते हैं बेटा। रोहित, दूसरी एक्टिविटी है, रोहित अपनी बहन टीना के जन्मदिन पर एक उपहार खरीदता है। इस उपहार को एक घनाकार डिब्बे में रखता है। घनाकार का मतलब जैसे लूडो की गोटी होती है ना, इस तरह के डब्बे, इस तरह के डब्बे में। तो वह इस डब्बे को सुंदर बनाने के लिए सजावटी पेपर चिपकाना चाहता है। रोहित परेशान है कि वह कितना पेपर काटे और कैसे काटे। तो रोहित का दोस्त संजय उसे उपाय बताता है कि तुम डिब्बे को कागज़ पर रखकर एक वर्ग बनाओ। भाई ये बहुत बड़ा कागज़ ले लिया और इस पर रोहित ने डब्बा रख दिया, सुन रहे हो बात को, और इस डब्बा के नीचे रोहित ने एक वर्ग बना दिया। ये अब कहता है कि घन को बिना उठाए पलटते जाओ, यानी इसको ऐसे नीचे उल्टा पलट देगा। पलटेगा तो फिर दूसरा सिरा नीचे आ जाएगा, उस पे भी एक और घन बन गया। फिर उसका मन कर गया तो वो इधर पलट लेगा, एक और घन बन गया, वर्ग बन गया। फिर मान लो उसने इसको इधर पलट दिया तो एक और वर्ग बन गया। तो इस तरह से वो कहता है कि वर्ग बनाते जाओ, घन को बिना उठाए इस प्रकार पलटना है कि प्रत्येक सतह का एक वर्ग बन जाए। अब इस आकृति को काट कर तुम डिब्बे पर आसानी से चिपका सकते हो और यह भी पता लगा सकते हो कि कितना कागज लगेगा, ठीक है ना। भाई उसने डब्बे को यहाँ पलटा, फिर इधर पलटा, फिर इधर पलट दिया, फिर इधर पलट दिया, फिर वापस पलटा, फिर इधर पलट दिया। तो इस तरह से ये 6 पीस उसने लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए, ये पूरा पीस उसने कागज़ का काट लिया और इस पीस को उसने क्या किया, इस पीस को घन पर चिपका दिया। रोहित संजय द्वारा बताए गए तरीके से कागज़ पलटते हुए वर्ग बनाता है जिससे ये आकृति मिलती है। क्या संजय द्वारा बताए तरीके से कोई अन्य आकृति मिल सकती है? यदि हाँ तो नीचे बनाओ। तो भाई वो आकृति मैंने यहाँ पर बना दी है, ठीक है। इसने 3 ऐसे लिए थे, 4 ऐसे लिए थे, मैंने क्या किया, मैंने 3 ऐसे ले लिए, 4 ऐसे ले लिए।
आगे बढ़ूं। अब ये कहता है कि डब्बे पर चिपकाने के लिए कितना कागज़ लगेगा। भाई ये कागज़ कितना ले रहा है, खुद देखो, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है। अब कितने फलक हैं डब्बे के, 6 फलक हैं। भाई बहुत सिंपल सी बात है, एक हिस्से पे लग रहा है 6 बाय 6 36 वर्ग सेंटीमीटर, और डब्बे के कितने फलक हैं, 6, तो उसको 6 से गुणा कर दो। एक तरफ चिपकाने के लिए कागज़ लग रहा है 36, तो 6 तरफ चिपकाने के लिए लगेगा 36 गुणा 6 यानी 216 वर्ग मीटर। अब आगे देखो भाई, ये प्रश्न है, ये कहता है कि घनाकार लकड़ी की गिट्टी, ये गिट्टी है, ये ईंट है और ये संदूक है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो जिनके माप सेंटीमीटर में अंकित किए गए हैं। मैंने ये प्रश्न यहाँ नीचे भी हल कर दिया है और अगले पेज पर इसने बुक वाले ने जगह दे रखी है वहाँ भी, यहाँ इसलिए ताकि आपको इसमें से देखकर आसानी हो जाए। ये गिट्टी है और गिट्टी का जो सारे पृष्ठ हैं वो वर्ग हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा 8 गुणा 8, 8 का वर्ग, और कितने फलक हैं 6, उसको कर दिया 6 से गुणा, यानी 6 गुणा 64 384 वर्ग सेंटीमीटर आ गया गिट्टी का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं ईंट पर। भाई ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, तो ये फलक है, इसका क्षेत्रफल होगा 9 गुणा 3। इसके बाद दूसरी साइड पे आ जाओ, इस वाले का क्षेत्रफल होगा 5 गुणा 3 और इस ऊपर वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुणा 5, और सारे फलक 2-2 बार आ रहे हैं तो उसको 2 से गुणा कर दिया। और अब इसको हल कर दो, 2 तो बाहर रह गया, 9 तिया 27, 5 तिये 15, 9 5 45, 2 गुणा 87 174 वर्ग सेंटीमीटर। और बिल्कुल इसी तरह संदूक का निकालेंगे, 150, 70 और 40 है, तो एक फलक का सामने वाले का क्षेत्रफल आएगा 70 गुणा 150। भाई आयत है, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर दूसरे का आएगा 150 गुणा 40 और फिर आएगा 40 गुणा 70, इसका कर दो दुगना। ये हल करके मैंने यहाँ लिख दिया है भाई 10,500 और इनका 6,000, इनका 2,800, 19,300 की गुणा करेंगे तो 38,600 वर्ग सेंटीमीटर। सेम प्रश्न के लिए इसने यहाँ जगह दी हुई थी, तो इसी प्रश्न को मैंने यहाँ पर फिर से दोबारा कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से अपना उत्तर नोट कर सकते हो। अब चलते हैं 19वें प्रश्न पर। एक बंद संदूक की बाहरी सतहों का क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा यदि प्रत्येक कोर को दुगना कर दिया जाए। मैं केवल एक सवाल समझाऊंगी इसमें, कैसे, मान लो ये एक घन है, इस घन की प्रत्येक भुजा x है, ध्यान से सुनना, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, एक भुजा x है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 6x की 2। अब प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया 2x, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 गुणा 2x की 2, यानी 6 गुणा 4x की 2, यानी 6 गुणा 4 24x की 2। अब मेरी बात को समझना, पहला क्षेत्रफल था 6x की 2, दूसरा है 24, 24 6 का कितने गुणा है 4 गुणा, यानी अगर भुजाओं को दुगना करोगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुणा। बहुत ध्यान से सुनना, भुजाओं को दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुणा हो जाएगा, कोर को तिगुना करोगे तो क्षेत्रफल 9 गुणा हो जाएगा, प्रत्येक कोर को k से गुणा करोगे तो क्षेत्रफल k की घात 2 गुणा हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निम्न आकृतियों को बनाने में कितने घनों का उपयोग हुआ है। इसके लिए हमारा फिर वही तरीका है, कॉलम गिन लीजिए कितने हैं और प्रत्येक कॉलम में कितने घन हैं। देखो भाई 1 2 3 4 5 6, बाहर बाहर की सतह गिन रही हूँ मैं, 7 8 और 9 कॉलम है। एक कॉलम में कितने घन हैं, ये गिनो कितने घन हैं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5। भाई 9 तो कॉलम हो गए और हर कॉलम में 5 घन हो गए। आगे समझ में। अब मैं दूसरा रंग उठा रही हूँ, अगले कॉलम गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है और हर कॉलम में ये कितने घन हैं, गिन लो ज़रा। 1 2 3 और 4 घन हैं, तो 7 कॉलम में कितने घन हो गए, 4 घन हो गए। इसके बाद आगे आ जाओ,
थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अगला कॉलम गिनो भाई कितना है, 1 2 3 4 5 कॉलम है और हर कॉलम में 1 2 3 घन है, तो 3 पंजे 15। फिर आगे आ जाओ समझ आ रहा है ना आपको, 1 2 3 कॉलम है और हर कॉलम में हमारे 2 घन हैं, तो ये गुणा कर दिया। और ये एक ही कॉलम है और एक ही घन है, तो ये हो गया 5 9 45, 4 7 28, 5 3 15, 2 3 6 और 1 1 कम 1 95 घन है। ये मैंने दूसरे तरीके से भी गिना था, लेकिन ये आपको मुश्किल लगेगा, ये तरीका आसान है। अगली आकृति पे आ जाओ भाई, कॉलम गिन लो भाई फटाफट से। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और बेटा 17 18 19 20 21 22 23 24 कॉलम है और हर कॉलम में ये एक कॉलम है, तो देख लो कितने घन है, दिखाई दे रहे हैं हमें बिल्कुल साफ। 1 2 3 घन है, तो 24 3 हो गए 72। अब अंदर वाले हिस्से पे चलो, अंदर वाले में कॉलम गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, एक कोने में है 8, एक इस कोने में 9 10 11 12 13 14 15 कॉलम है और हर कॉलम में, क्योंकि ऊपर की एक लाइन ख़त्म हो गई तो 2 2 15 नहीं 16 दिया ना, 16 है भाई। ये एक कॉर्नर वाला मैंने छोड़ दिया था, तो 16 दूनी हमारे हो जाएंगे 32। और अंदर के कॉलम गिन लो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इस तरह से हमने गिनकर 8 कॉलम है और उनमें एक एक घन है। 24 3 72, 16 दूनी 32, 8 एकम 8, 112 घन हमारे आ जाते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। 1 घन सेंटीमीटर के 48 घन लिए और 2 गुणा 3 गुणा 8 माप का घनाभ बनाया। 2 गुणा 3 का मतलब है 2 ऊंचाई ली है, 3 चौड़ाई ली है और 8 लंबाई। ये 8 है, ये 3 है और ये 2 है। अब ये कहता है कि इनके अलग अलग फलकों के चित्र बनाओ कि भाई ये सामने से कैसा दिखेगा। तो ये सामने है, तो सामने में 8 चौड़ाई है, 2 ऊंचाई है। पीछे का, इसके बिल्कुल पीछे का भी ऐसे ही बनेगा। आगे चलो ऊपर से, तो ऊपर से भाई तुम देख लो, ये बनेगा 8 गुणा 3 का, इसके नीचे भी ऐसे ही बनेगा और साइड से 3 गुणा 2 का बनेगा, तो उधर से भी हमारा इस तरह का बनेगा। तो ये सारे चित्र मैंने बना दी, ये ऊपर से, ये नीचे से, ये बाईं ओर से और ये दाईं ओर से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल बताओ। तो सामने हमारे 8 वर्ग थे और 2 उनकी ऊंचाई थी, तो 16। ऊपर का भी और नीचे वाले का भी क्षेत्रफल 24। बाएं का और दाएं का क्षेत्रफल 6। देख लो भाई ध्यान से, अरे ये 8 है और ये 2 है, तो क्षेत्रफल हो गया ना 16, इसका भी हो गया 16। अब ऊपर वाले में देख लो, ये 8 है और ये 3 है, तो 8 3 24, ये भी हो गया 24। और ये बाएं ओर का देख लो, तो ये 3 है और ये 2 है, तो ये भी हो गया 6 और ये भी हो गया 6। तो यही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब घनाभ का कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 बार 16, 2 बार 24 और 2 बार 6, तो मैंने 16 24 और 6 को जोड़कर दुगना कर दिया, क्षेत्रफल आ गया 92। अब ये कहता है कि 48 घनों से कितने अलग अलग घनाभ बनाए जा सकते हैं। तो 9 घनाभ बनेंगे। 1 1 48 का मतलब एक लंबाई ली, एक ही चौड़ाई ली और 48 के 48 घनाभ एक सीध में लगा दिए, या 1 गुणा 2 मतलब 48 के गुणनखंड कर दिए जितने भी हो सकते थे। 1 गुणा 2 गुणा 24, 1 गुणा 3 गुणा 16, 1 गुणा 4 गुणा 12, 1 गुणा 6 गुणा 8, 2 गुणा 2 गुणा 12, 2 गुणा 3 गुणा 8, 2 गुणा 4 गुणा 6, 3 गुणा 4 गुणा 4। आगे चलते हैं। ये कहता है सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताओ। तो लंबाई 1 होगी, चौड़ाई 1 होगी, ऊंचाई 48 होगी। आप करके देख लेना। अब ये कहता है कि 24 घनों से बनाए जाने वाले उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताओ जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हो। तो लंबाई 1 चौड़ाई 1 और ऊंचाई 24 आ जाएगी। अब ये क्या कहता है आगे कि एक घनाभ की सतह का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है। ये घनाभ की तली है जिसका क्षेत्रफल 8 है और इसी पर एक और ऊंचाई का यहाँ पर हमने ये बना दिया। अब इसका आयतन कितना होगा अगर इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई 10 हो।
तो भाई ये तली का जो क्षेत्रफल है, जिसको अब मैं डार्क कर रही हूँ, ये 8 है, और इसको अगर 10 से गुणा कर दोगे तो आयतन आ जाएगा। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो तो आयतन आ जाएगा। तो हमारा आयतन हो जाएगा 8 गुणा 10 यानी 80 घन सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई 4 है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 32 घन सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं 23वें पर। मंजीत की परेशानी है कि आयतन को दुगना करने पर भुजाएं दुगनी नहीं होती। नहीं होंगी भाई। अब हरप्रीत ने कहा कि भुजाएं दुगनी कर दो, मैं आयतन बता दूंगा। क्या तुम बता सकते हो कि भुजाएं दुगनी करने पर आयतन पर कितना फ़र्क होगा या कितना बढ़ेगा? तो हम इसको मान के करेंगे। माना एक घन की भुजा x है तो आयतन हो जाएगा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। अब घन की भुजा हमने कर दी 2x, तो आयतन कितना हो गया 2x का घन यानी कि 2x गुणा 2x गुणा 2x यानी 8x की 3। तो नया आयतन 2 की घात 3 या 8 गुणा हो जाएगा। तो ये थे बेटा आपके 23 प्रश्न। इससे आगे के प्रश्न मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। लेक्चर समझ आया हो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।